वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए, इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। काव्य खंड का टॉपिक अलग है, गद्य खंड का टॉपिक अलग है। अगर वो टॉपिक जिसने नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उन टॉपिक को देख लेना। और ये जो टॉपिक है आज का, ये काव्य खंड से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आप 1 to 50 नंबरिंग कर लीजिए। 45 प्लस अगर आपका स्कोर आता है तो यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है काव्य खंड के टॉपिक में। 40 प्लस अगर आपका स्कोर आता है तो यानी कि अच्छी तैयारी है। और 35 प्लस आता है तो आपको इसमें और भी रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? शेखर जोशी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेश जोशी, ठीक है। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, संगतकार किसकी रचना है? ठीक है, देखिए इसमें मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आयोग देता है आजकल बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से उठा करके। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी से ही है। ये भी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ही है। संगतकार किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है मंगलेश डबराल जी की। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मंगलेश डबराल जी का जन्म कब हुआ? तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हाल ही में 2020 दिसंबर में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इनका निधन हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इनका जन्म कब हुआ? तो आपका जो सही आंसर है वो है 16 मई 1948। अगर एग्जैक्ट जगह की बात की जाए तो काफल पानी टिहरी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, मंगलेश डबराल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2001, 2002, 2000 या 1999? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2000, ठीक है। और किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर है 2000। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी प्रसिद्ध काव्य है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, ठीक है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिट्टी का चेहरा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, राजेश जोशी, शेखर जोशी या शैलेश मटियानी? तो मिट्टी का चेहरा भी रचना है राजेश जोशी जी की। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्साह किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। और ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। इस कविता में क्या है कि ये जो कविता है वो बादल को संबोधित करती है, ठीक है। अगर कभी विषय पूछ लिया जाए तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वैसे विषय तो बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आए किसी रचना को लेकर के। और अगर रैंडमली पूछ भी लिया गया तो देखिए वो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना जो है आपका खाली टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी कोई भी रचना है अगर आप उसकी विषय वस्तु पढ़ने लग गए तो फिर ये है कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अट नहीं रही है किसकी रचना है? ये क्वेश्चन भी जो है 10th की एनसीईआरटी से लिया गया है। और ये रचना भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आजकल आपको पता है हाल फिलहाल में एक कविता थी आम की टोकरी, वो विवादों में रही है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स थे ऐसे कि इस तरह से विवाद में आया कि इन वर्ड्स को जो है बच्चों की बुक में नहीं डालना चाहिए। तो इसी कारण जो है अट नहीं रही है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, जो कि एक छायावत के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक कवि हैं। उनकी भी एक कविता है अट नहीं रही है, जिसमें एक राइम इसी के तरह है, पट नहीं रही है, उसमें एक लाइन है। तो इसी कारण ये भी विवाद में चली गई उस कविता के साथ साथ कि अगर उसमें जो है गलत शब्द हैं तो इसमें भी जो है हम इन शब्द को गलत मान सकते हैं। मतलब जो है, अब ये तो खैर पढ़ने वाले की और समझने वाले की मानसिकता होती है कि किस तरह से कविता को जो है लिखा गया है। तो इस तरह से मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि साथ साथ में ये है विवादों में आ गई है, न्यूज़ में आ गई है, तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, करुणालय किसकी रचना है? ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। और ये जो कविता है, जो एक रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो इनका जो है एग्जैक्ट ईयर बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1899 में हुआ है। यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे हो गए। ठीक है, 1899 में इनका जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छायावादी के 4 स्तंभों में से किस एक कवि की मृत्यु क्षय रोग से हुई है, यानी कि टीबी से हुई है? यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किस की मृत्यु क्षय रोग से हुई। तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु जो है क्षय रोग से हुई, और कब हुई? तो 14 नवंबर। ठीक है, कब हुई? 1937 में। ठीक है, अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1889 में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और मैं देखिए आपको ये बता दूं कि छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं, इनमें से 3 जो हैं आपके काव्यखंड में हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके काव्यखंड के सिलेबस में है। तो इन तीनों की जो है आपको काव्य ज़्यादा ध्यान में रखनी है, काव्य याद करनी है। ठीक है, और एक जो स्तंभ है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है आपके गद्य खंड में है, इसलिए उनकी रचनाओं से विधा पूछ ली जाती है। कभी इस चीज़ को ध्यान करना, कभी इस चीज़ को नोट करना कि उनकी रचना से क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो गद्य खंड के। काव्य खंड में जो आपके सिलेबस में है उनसे उनकी कविता ही पूछी जाएंगी, या कभी उनका जन्म पूछ लिया जाएगा, या कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कवि परिचय है तो परिचय उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भक्तिकालीन जो कवि हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये सब जो है इनका जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, कामयानी को हिंदी में ताजमहल कहकर किसने संबोधित किया? अब देखिए, कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, बहुत बड़ा काव्य ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस कामयानी को ताजमहल कहकर किसने संबोधित किया हिंदी में? ठीक है, तो ये किया सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिजुरी काजल आज रही किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, तो मैं यही बता रही हूँ कि जो भक्तिकालीन कवि हैं इनके जन्म जो ईयर होंगे उनको आपको ध्यान रखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो उनका जन्म का ईयर है उसमें थोड़ा विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है। कहीं जगह कुछ लिखा होता है, कहीं जगह कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो जन्म स्थान जो है इनसे रिलेटेड जो है, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लहरतारा वाराणसी में इनका जन्म हुआ। बाकी जो ऑप्शन हैं देखिए, ये भी मैं बता दूं। रुनकता आगरा में सूरदास जी का जन्म हुआ। ठीक है, राजापुर उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ? तुलसीदास जी का। ठीक है, और चौकड़ी जोधपुर में जो जन्म हुआ वो किसका हुआ है? मीराबाई जी का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, और एक और मैं बात बताती हूँ, 15 क्वेश्चन अभी करेंगे। एक और बात, जो कि आपके 12 जो कवि हैं काव्यखंड में, उनमें से सिर्फ 12 में से सिर्फ एक कवित्री आपके सिलेबस में है, जो कि मीराबाई हैं। ठीक है, तो अब मीराबाई जो आपने एक जो है छांट ली कि एक कवित्री हैं, तो इनसे जो है थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे इनके गुरु का नाम, ठीक है, इनके पति का नाम, ठीक है, इस तरह से, और इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। औरों के भी ध्यान रखने हैं, पर मीराबाई जो है एकमात्र कवित्री आपके काव्यखंड के सिलेबस में है। ठीक है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? 15th क्वेश्चन है। तो इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं बाकी बता दूं, रामदास जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे, नरहरिदास जो है तुलसीदास जी के गुरु थे, और रैदास जो है मीराबाई जी के गुरु थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य कामयानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, कामयानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत, क्योंकि ये महाकाव्य है। तो महाकाव्य कामयानी है, इससे संबंधित आपको जितने भी प्रश्न मिलते हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कहीं से भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत सरकार ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर डाक टिकट कब जारी किया?
ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। और भारत सरकार ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर डाक टिकट कब जारी किया, तो इसका आंसर है 1976। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, चाहे वो फिर पंत जी हैं। पंत जी तो खैर उत्तराखंड से संबंधित है, तो उनको तो उत्तराखंड के टॉपिक में भी आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, और निराला जी हैं और वर्मा जी को तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो गद्य खंड के सिलेबस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना, आंसू, अनामिका, कामयानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झरना। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर और आंसू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेम पथिक। और बाकी जितने भी 4 ऑप्शन है, मतलब चारों जो ऑप्शन है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर और आंसू। इस तरह से मैं और भी साथ साथ में क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली रचना है। आपके पास ये जो चारों रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, गिरजे का घंटा, वीणा, पल्लव और सत्यकाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इनकी पहली रचना है गिरजे का घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतिम कविता। ठीक है, अंतिम कविता बतानी है और ये चारों कविता जो है वो निराला जी की हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, तो 3 कविता जो है बेला, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर जो है निराला जी की हैं। और सबसे अंतिम की बात करें तो सरोज स्मृति इनकी सबसे अंतिम रचना है। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक। अब देखिए चारों ही रचना जो है तुलसीदास जी की है, पर यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो ये है हनुमान बाहुक। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से, मतलब किस तरह के से क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन जो है बहुत नए से लग रहे होंगे, तो देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना। उससे कई चीज़ें आपको पता चलती हैं और कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। तो अपनी तैयारी के साथ साथ अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर अपना खुद का कर सकते हैं। चाहे आपको कहीं से भी टेस्ट मिल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस पेपर देखिए, तो ये बहुत अच्छी हेल्प होती है किसी पेपर को क्रैक करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये स्टेटमेंट है, ये वाक्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कालंदर किस कवि का प्रारंभिक उपनाम है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। तो ये क्या करते थे, छुप करके छोटे में जो है कालंदर नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या, कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए तुलसीदास की सभी रचनाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विनय पत्रिका है। ठीक है, अब विनय पत्रिका में आप क्या पूछा गया है, कुल पदों की संख्या, इसलिए पूछा गया है क्योंकि और इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो है आपको औरों के पद याद करने की ज़रूरत नहीं है, विनय पत्रिका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, पहले जो है एक गीतावली थी। ठीक है, गीतावली, तो गीतावली में कितने पद थे, 171। ठीक है, अब गीतावली में ही क्या करा, 108 पदों को ऐड कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद इसका नाम जो है विनय पत्रिका कर दिया गया। ठीक है, तो विनय पत्रिका में कुल जो पदों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 279। आप इनको ऐड करिए, 171 और 108 को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 279। तो विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है, 279। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26, नीमा किस कवि की माता का नाम था। ठीक है,
अब देखिए मैंने माता पिता ये सब क्वेश्चन जो है नहीं बनाए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया है और सिर्फ ये ही बनाया है, नीमा किस कवि की माता का नाम था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान और सूरदास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कबीरदास। अब कबीरदास देखिए, यही क्वेश्चन क्यों बनाया मैंने, एक चीज़ मैं ये बता दूं, नीमा जो है इनकी माता का नाम और नीरू जो है इनके पिता का नाम था। अब कबीरदास जी में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन चलता है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो इनकी माता थी वो विधवा थी, तो उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद जो है इनको एक मुस्लिम परिवार ने पाला। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीमा जो है कबीरदास जी की माँ का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसके कविता में है। ठीक है, कुछ पंक्ति हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और फिर ये जो पंक्ति है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, अब देखिए पंक्ति भी आपको ऐसा नहीं करना कि सारी पंक्ति जो है याद कर लेनी है, कुछ जो है आप प्रीवियस पेपर से उठा करके देखिए। जैसे महादेवी वर्मा जी की है 2-3 पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होती है, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, इस तरीके से जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, केशव कहीं न जाई ककैये किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ये है तुलसीदास जी की। ठीक है, तो तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। ठीक है, तो इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं, 1 2 2 3 मैं और भी करवा दूंगी, चाहे मैं कम्युनिटी बॉक्स में पूछ दूं, तो कुछ 3-4 जो पंक्तियां हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, तुलसीदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चित्राधार किसकी रचना है। ये भी 10th की NCERT से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और ये जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना जो ये है, क्योंकि इसी कविता से जो है राम को आदर्श के रूप में दिखाया गया था समाज में। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हिम किरीटनी और हिम तरिंगिणी दोनों ही रचना मैंने एक साथ पूछ ली हैं, किसकी हैं। ठीक है, तो ये जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरिंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1955। और अगर बात की जाए हिम किरीटनी के लिए, तो देव पुरस्कार मिला था 1943 में। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है। शेखर जोशी, राजेश जोशी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेश जोशी। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मंगलेश डबराल जी का निधन हुआ, तो आपको डेट बतानी है, अभी हाल ही में हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भूरी भूरी खाक तूल किसकी रचना है। ठीक है, मंगलेश डबराल, गजानन माधव मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद। तो ये जो रचना है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वेणु लो गूंजे धरा किसकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपके पास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, तुलसीदास कवि शिरोमणि, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सभी सम्मिलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। ठीक है, 1960, 1961, 1962 और
68। तो देखिए 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो सेकंड जो इसका राइट आंसर है। 1960 में इनको साहित्य अकादमी मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1968 में इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जूही की कली किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना ये है। ठीक है, और ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, महाराणा का महत्व काव्य किसका है? ठीक है, और ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक रिवाइज किया है, फटाफट इन क्वेश्चन के टिक आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यदि मैं कामयानी लिखता किसकी रचना है? एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी बॉक्स में। ठीक है, यदि मैं कामयानी लिखता, कामयानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और किस कवि ने ऐसा कहा कि यदि मैं कामयानी लिखता? तो ये कहा है, ये लिखा है पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ठीक है, इसमें ऐसे कुछ लाइनें हैं, कामयानी में नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तरीके से। तो श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है इसमें। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रसखान की समाधि कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी की तो है नहीं, क्योंकि है ना। तो रसखान की समाधि कहाँ है? महावन मथुरा में। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो आपको मैंने बताया कि मीराबाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में, यूके ट्रिपल के जो सिलेबस में मीराबाई जो है एकमात्र कवियत्री हैं, तो इनके पति का नाम पूछा भी गया है। ठीक है, प्रीवियस जो पेपर हुए थे, तो इनके पति का नाम जो है भोजराज है। ठीक है, भोजराज था। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? ये मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बताया भी था। तो मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रैदास। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा की संज्ञा किसने दी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बीजक किसका काव्य संकलन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रसखान? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? किसका संकलन है? ये है कबीरदास का। और कौन सी 3 काव्य का? तो ये है साखी सबद रमैनी का जो संकलन है, उसी को बीजक नाम से जाना जाता है। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? ठीक, आपके पास 4 ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है राम बोला। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कानन कुसुम किसकी रचना है? ठीक, तो ये जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ठीक, तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ टाइप होना था, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी 50 क्वेश्चन की, वो गद्य खंड से आएगी। आप गद्य खंड के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और मेन चीज़ ये है कि आप उनमें जो 3 कवित्री हैं, गौरवपंत सिवानी, महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से उनकी रचनाओं की विधा पढ़ेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।